हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। 10 तारीख को होने वाले पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन है। तो 10 तारीख को फिजिक्स का पेपर है, तो आप इनको यदि अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन ये पहला है, समीकरण t बराबर 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन में g की शुद्धता की जांच करना। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। ये क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण की विमीय विधि से शुद्धता की जांच करना। ये भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। और बाकी के विमीय विधि से समीकरण की शुद्धता की जांच करने के लिए आपके समीकरण आते हैं गति के जो 3 समीकरण है वो वाले भी। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें एसआई पद्धति में सभी मूल राशियों तथा इनके मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आने की संभावना है। विमीय विश्लेषण के कोई 2 उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आने की संभावना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, विमीय विश्लेषण की सीमा। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आने की संभावना है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन याद कर लीजिए। ये यूनिट नंबर 1 के हैं। उसके बाद फिर आपका एक क्वेश्चन ये वाला है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आने की संभावना है। क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी आपका आने की संभावना है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10 तारीख को देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर यूनिट नंबर जो 1 है, इसके लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर यदि आप इतने क्वेश्चन करके जाते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपके यूनिट नंबर 1 से कोई से भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बहुत ही आईएमपी है। भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चाल जो चाल द्रव्यमान होगा यहाँ पे, ठीक है नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये क्वेश्चन आप देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन जितने भी हुए हैं ये यूनिट नंबर 1 के हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपको होने वाले 10 तारीख को जो फिजिक्स का पेपर है 11th क्लास का, उसमें आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 1 के हैं। अब यूनिट नंबर अपन 2 के कुछ आईएमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 में ये पहला क्वेश्चन है, एक समान वेग परिवर्ती वेग एक समान त्वरण परिवर्ती त्वरण। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से याद करके जाना है आपको। ये क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 2 के हैं। और ये वाला बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, हर साल आने वाला क्वेश्चन है। ग्राफी विधि के द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कीजिए। मतलब यहाँ द्वितीय दिया है, पर प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक तीनों समीकरण को आपको ग्राफी विधि से याद करके अच्छे से जाना है, उसको अच्छे से समझ के जाना है। यदि सिंपल विधि से आता है तो भी आप ग्राफी विधि से करके आओगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आप इसको अच्छे से याद करके जाना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 नंबर में। और ये जो गति के समीकरण है ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, गति के समीकरण, ठीक है। अब ये ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए त्वरित गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। ये भी आपका आएगा। ये 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाएं, ठीक है। अब ये समतल में गति इस चैप्टर से देखिए। ये यूनिट नंबर 2 ही है, उसमें से आपको करना है 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए है, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, आई जे के क्या है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, ये मान के चलिए तो आपका एग्जाम में आने ही वाला है। और इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आने की पूर्ण चांस है इसके। उसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन याद करना है। ये आपको कारण बताओ के क्वेश्चन आते हैं कि एक वायुयान जो क्षैतिज दिशा में एक समान वेग से उड़ रहा है से एक बम गिराया जाता है, तब बम पृथ्वी से टकराएगा, तब वायुयान कहाँ होगा। तो ये बहुत ही आईएमपी है, कारण बताओ के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप,
यह सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, इसकी संभावना है आने की। जब भी आप एग्जाम में बैठो, मतलब 10 तारीख को बैठोगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर उससे भी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन आपका रहा ये 100% आने के इसके चांस है। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु के रेखीय वेग और कोणीय वेग की परिभाषा लिखना है और उसमें संबंध बताना है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ये इधर है, कुछ इस साइड में भी है। ठीक है, यहाँ तक है। ये आप नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में से करना तो बहुत ही आपको सरल लगेगा, बाकी आप इसमें से करोगे थोड़ा टफ लगेगा। तो आप क्वेश्चन यहाँ से देख लो, बाकी आपने जो नोट्स बनाए होंगे वहां से करना। उसके बाद ये 4 नंबर में आने वाला क्वेश्चन हर साल आता है। प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये दोनों कंडीशन में आ सकता है, ये क्षैतिज से फेंकेंगे उस टाइम और ऊर्ध्वाधर मतलब ऊंचाई से फेंकेंगे उस टाइम, दोनों आपको कंप्लीट करके जाना है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। इससे प्रक्षेप गति से तो हर साल आने वाले क्वेश्चन आते ही है। या तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होगा उस टाइम आएगा, या फिर क्षैतिज परास के लिए आएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज परास के लिए एक ये क्वेश्चन रहा, इसका ही है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद फिर उड्डयन काल के लिए कभी कभार आ जाता है। ये 2-2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। जिससे कभी पूछ लिया प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, उड्डयन काल की परिभाषा, अधिकतम ऊंचाई की, क्षैतिज परास की, तो इनको आपको सूत्र याद करके जाना है और इनकी परिभाषा है। ये आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये यहाँ से आप, और एक डॉट गुणा करने का लिए आएगा कि डॉट प्रोडक्ट इनका करिए। तो अगर आपको डॉट गुणा करते आता है तो भी ये मान के चलो आपके 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से मापांक ज्ञात करने के लिए। तो आप इनको थोड़े से पढ़ के जाना है। और आपके ये हो गए 2 यूनिट के। उसके बाद 3 यूनिट में देखिए, 3 यूनिट के जो आईएमपी क्वेश्चन है उनको ही बता रहे हैं। जड़त्व तापन किसे कहते हैं? ठीक है कि नहीं? सॉरी, जड़त्व किसे कहते हैं? ठीक है, इसके लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। उसके बाद ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग में चलता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्यों? तो इसका कारण बताना है। क्योंकि जब पीछे खींच लेता है तो समय का मान बढ़ जाता है, और समय का मान बढ़ जाता है तो बल का मान कम हो जाता है, और पीछे खींचते समय उसको हाथों में चोट कम लगती है। ऐसा आपको उत्तर लिखना है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपने नोट्स बनाए होंगे तो उसमें से करना। हम तो खाली आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि आईएमपी है। आवेग का संवेग में संबंध, ये आप कर सकते हो उसको अच्छे से। और उसके बाद न्यूटन कि जो गति के जो नियम है वो भी आपको करके जाना है अच्छे से, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद ये देखो, किसी स्थिर बस के एकाएक चल पड़ने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? ये कारण बताओ कि क्वेश्चन आएंगे। आपके संवेग संरक्षण का नियम आ सकता है आपका। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर एक और क्वेश्चन है, बल का निरपेक्ष मात्रक क्या होता है? तो आप यहाँ से इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। ये आपके यूनिट नंबर 3 के बता रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आपको ये चीनी मिट्टी के बर्तन को फेंक करने पर, ठीक है, ये पैक करने पर करने में जो कागज की कतरन का उपयोग, मतलब जब चीनी की मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको पैक करते हैं तो कागज के कतरन क्यों लगाते हैं? तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। उसके बाद फिर इधर दिए हुए रोलर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है, क्यों? तो ये वाला क्वेश्चन आप त्रैमासिक में पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार वार्षिक में पूछ लिया जाए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। यूनिट नंबर ये 2 के हम आपको 3 के बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बताते हैं सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण। बेलन घर्षण बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना है, इसमें अंतर याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। वैसे पहले ये बहुत ट्रेंडिंग में रहता था, पर अभी कुछ सालों से पूछा नहीं गया, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है। वृत्तीय सड़क पर साइकिल सवार मोड़ के केंद्र की ओर झुकता है, क्यों? गणितीय व्याख्या कीजिए। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाएं, इसके चांस हैं आने के इस बार, तो ये आ सकता है। अब यूनिट नंबर चलते हैं अपन 4 में। यूनिट नंबर 4 में फिक्स क्वेश्चन है, तो आप उनको अच्छे से याद करके जाएं। पहला क्वेश्चन है इसमें,
कार्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो ये आपका कार्य किसे कहते हैं आ सकता है 2 नंबर में। उसके बाद कंडीशन आ जाती है, धनात्मक कार्य किसे कहते हैं, ऋणात्मक कार्य किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं, कितना एंगल बनेगा, तो ये आप अच्छे से याद करके जाएं। उसके बाद जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इसमें वो आपका रहेगा कार्य ऊर्जा प्रमेय, वो आपका रहेगा कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपकी ये रही, ये आपको 100% देखने को मिलेगी क्योंकि हम भी 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को लगवाते हैं और 100% रिजल्ट रहता है हमारा। कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं, इसे सिद्ध करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आपको थोड़े 2-2 नंबर में बात याद करके जाना है, 1-1 नंबर में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे 1 जूल कार्य को परिभाषित करिए, 2 नंबर में आ सकता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए खाली, तो ये 2 नंबर में आ सकता है। वैसे आप 4 नंबर जैसा याद करके जाओ तो 2 नंबर के आपके ऑटोमेटिकली बैठ ही जाते हैं। और उसके बाद फिर एक ये क्वेश्चन रहा आपका, संघट्ट से आप क्या समझते हैं, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट्ट में अंतर लिखिए, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। स्प्रिंग को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, 4 नंबर में क्वेश्चन या 3 नंबर में आपका बैठ सकता है ये वाला। उसके बाद फिर अंतर प्रत्यास्थ संघट्ट अप्रत्यास्थ संघट्ट, देखो आप इनको प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट अच्छे से पढ़ के जाना, इससे आपको फायदा ये होगा कि इसमें से 1 नंबर का भी आएगा, 2 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके 3 नंबर के चांस से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद शक्ति को परिभाषित कीजिए, बहुत ही आईएमपी है और इसको अपने को वेग के पदों में इसका फॉर्मूला लिखना है, तो P बराबर F इंटू V, ये आपको सिद्ध करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। शक्ति और ऊर्जा में अंतर आप कर लेना, संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर आपको ये करके जाना है अच्छे से। 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कीजिए, बहुत ही आईएमपी 2 नंबर में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। तो ये यूनिट नंबर 4 से आपके ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन थे, तो आप इनको अच्छे से करके जाएं। और उसके बाद ये 4 नंबर में एक आपका बच गया है, ये है सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में, ठीक है। ये इसको कार्य ऊर्जा प्रमेय भी इसको कह सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर आपने कर लिए तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें डॉट प्रोडक्ट आते हैं और डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको करके जाओगे तो 3-3 नंबर में या फिर हो सकता है 2-2 नंबर में ये आपके क्वेश्चन आ जाए। तो आपको सीख के जाना है डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा करते हैं, तो वो आपको सीख के जाना है, तो आपके 2 नंबर में बैठ जाता है। ज्यादातर ट्रेंडिंग में ये वाला क्वेश्चन होता है, आप इसको जैसे ही यहाँ से करके जाओगे तो सेम टू सेम ऐसा छपा हुआ दिख जाएगा और उसका आंसर सबको रटा हुआ होना चाहिए, हमारे सभी बच्चों को रटा हुआ है P बराबर -2, ठीक है, क्योंकि उनको इतनी बार कराया है और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हमने कराया है, तो वो बच्चे तो कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं आप कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं, और करके ही जाना है आपको। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में चलते हैं। यूनिट नंबर 4 तक के क्वेश्चन हो गए, आपको अच्छे से पढ़ के जाना यदि 70 में 70 लाना है तो। अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 5 में, और यूनिट नंबर 5 11th फिजिक्स है, जो 11th क्लास की फिजिक्स है, सबसे छोटी यूनिट है और इसमें अच्छे नंबर मिलते हैं अपने को। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हो, इसके लिए व्यंजक, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। यदि डायरेक्ट 2 नंबर पूछा जाता है तो पूछते हैं वो जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हो, और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके लिए आपको बताना पड़ता है, कारक भी बताना पड़ता है और परिभाषा, इसका विमीय सूत्र मात्रक भी पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ से अच्छे से इसको याद करके जाना है। सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, तो आपने को ये सिद्ध करना है, अच्छे से क्वेश्चन याद करके जाना, क्योंकि इसमें गिने चुने क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद करके जाओगे। इस यूनिट में आपको कैसे भी करके नंबर अच्छे लाना है। एक है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है और आईएमपी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हुए बल आघूर्ण
तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध, आपको जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करना है और बल आघूर्ण में और जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित करना। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई करी है तो आपने नोट्स तो बनाए होंगे, तो आप अपने नोट्सों से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी गाइड में क्या है डायरेक्ट दे देते, हम तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बस। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है। इससे क्या है आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गई, यही आपके यूनिट नंबर 5 में है। अब यूनिट नंबर 6 में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है और ये इसमें से एक 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का भी आता है, कभी कभार 2 का ना के 3 नंबर का आ जाता है, पर 4 नंबर का फिक्स है, 4 और 3 का। बहुत ही सरल यूनिट है और बहुत ही अच्छी यूनिट है, इसमें अच्छे नंबर कवर होते हैं। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित आपको ये नियम दिया था, पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको परिभाषा भी याद करना है। उसके बाद आपको 2-2 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, पार्किंग कक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये आपको 2-2 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इसमें जी और जी में संबंध, जी और जी में संबंध, और जी जो बड़ी जी है वो क्या होता है, जी और जी में अंतर आपको लिख लेना है, जी और जी में अंतर। इसमें जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है, और अगला ही क्वेश्चन है एच गहराई पर, जो पृथ्वी की सतह से एच गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, एच गहराई पे और एच ऊंचाई पे। दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाना है, ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है इसमें, जो अगला क्वेश्चन है बहुत आईएमपी है, वो है पलायन वेग का, ठीक है। पलायन वेग किसे कहते हैं और इसके लिए आपको व्यंजक व्युत्पन्न करना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, वो आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर इसमें आता है केपलर के नियम, ठीक है, गति संबंधी केपलर के नियम आपको तीनों याद करना है, ये आपके 3 नंबर में आते हैं। यदि 3 पूछ ले जाएंगे तो 3 नंबर में, 2 पूछ ले जाएंगे तो 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का कारण बताइए, बहुत ही आईएमपी, क्योंकि वायुमंडल चंद्रमा पे क्यों नहीं है तो ये आप काम है, मतलब गुरुत्वाकर्षण काम है, तो उसके लिए क्या है वहां पर वायुमंडल नहीं है। केपलर के नियम आप अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद फिर इसके बाद ये आता है पलायन वेग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक करना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। पृथ्वी तल से पलायन वेग के लिए सूत्र की स्थापना करना है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करके जाना। तो इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो खाली 3 ही क्वेश्चन है, एक तो एच गहराई पे, एक है एच ऊंचाई पे और एक है पृथ्वी तल से पलायन वेग के लिए व्यंजक निकालना है। तो ये आप ये 3 करके जाते हो तो 100% आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर बैठ जाएगा। केपलर के नियम आपके 3 नंबर में भी आ सकते हैं और 2 नंबर में भी आ सकते हैं। यूनिट नंबर 7 में देखते हैं, यूनिट नंबर 7 में आपको जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके क्वेश्चन हैं कि पाइसन अनुपात किसे कहते हैं। उसके बाद आता है सिद्ध कीजिए कि स्टील रबल से अधिक प्रत्यास्थ है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके जाना है। यदि आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा है रियल पेपर है, तो कोई रियल ईयर पेपर नहीं होता है, सभी अपनी यूट्यूब पे व्यूज पाने के लिए करते हैं और बच्चों का भविष्य खराब करते हैं, इसलिए आपको विश्वास नहीं करना है उन पे, क्योंकि हमको तो 5 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए और हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट रहता है, क्योंकि हम इतना तो कम से कम करा देते हैं वो पास हो जाए, ऐसा नहीं कि वो पास ना हो। परसेंटेज तो जो बच्चा पढ़ता है वही बना पाएगा, आप भी जानते हो 2 दिन पढ़ने से या यूट्यूब पे या फिर मोबाइल से पढ़ने से कोई भी बच्चा टॉप नहीं कर सकता, टॉप वही करता है जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, इसको आप कर भी सकते हो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर में देखते हैं तरलों के यांत्रिक गुण में, इसमें से आपको पढ़ना है ससंजक बल, असंजक बल, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, ससंजक बल तथा असंजक बल को परिभाषित कीजिए। पृष्ठ तनाव से आप क्या समझते हो, ये 2-2 नंबर में या 1-1 नंबर में डायरेक्ट इसका मात्रक वगैरह पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से इनको याद करके जाना है। दाब किसे कहते हैं, एक बार नीट की एग्जाम में आया था दाब का बिंदीय सूत्र निकालने के लिए, तो आपको
दाब की परिभाषा, मात्रा को बिंदु सूत्र अच्छे से याद करके जाना है, एक बार इसको फेर के जाना है, ठीक है कि नहीं। तरल दाब के संचरण संबंधी पास्कल का नियम, बहुत ही आईएमपी, पास्कल का नियम याद करके जाना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, इनमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी कारण बताओ कि आप क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में जब आ जाते हैं तो अपने को होते बहुत सरल है पर वो लिखने में परेशानी आ जाती है। जैसे थर्मामीटर की नली में पारा भरना कठिन होता है, क्यों? इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। गर्म सूप ठंडे की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन करके जाना है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कारण बताओगे क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। हाइड्रोलिक जो या द्रव चलित लिफ्ट का सिद्धांत समझाइए। उसके बाद फिर आता है आपका पास्कल का नियम, आपको बता ही दिया है, ये 3 नंबर में आ सकता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल की बजाय साबुन के घोल से मैले कपड़े धोना आसान होता है, क्यों? ये आपको कारण बताओ कि क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है एक जो किसान बरसात के बाद भूमि की जुताई करता है, क्यों? कभी आपने सोचा है कि जो किसान लोग होते हैं, ठीक है, वो हमेशा बारिश होने के बाद ही क्यों जुताई मतलब खेतों में करते हैं? ये सब आपको यहाँ पढ़ के जाना है, तो वहाँ पे आप आराम से लिख दोगे। सबसे आईएमपी क्वेश्चन इस बार ये आया भी था पिछली बार। क्या कारण है कि तेज आंधी तूफान में टीन की जो छतें होती हैं वो उड़ जाती है? जब तेज आंधी तूफान चलता है तो टीन की छतें क्यों उड़ जाती हैं? ये आपको अच्छे से याद करके जाना है। और इस यूनिट का सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, किसी द्रव के धारा रेखीय तथा विक्षुब्ध प्रभाव में अंतर, बहुत ही आईएमपी है और इसको अच्छे से करके जाना है। आपको 10 तारीख को ये देखने को मिलेगा। जैसे आप पेपर खोलोगे इसको आप जरूर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपको ये 3 नंबर में आएगा। 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, सीमांत वेग किसे कहते हैं? किसी शांत द्रव में गिरने वाले गोले के सीमांत वेग की गणना कीजिए। 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि आपको आता है तो इसको याद करके जरूर जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये वाले क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर में या 3-3 नंबर में देखने को मिलेंगे। द्रव की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अब आप उसके बाद एक, अगर ऊपर वाला कर लिया तो नीचे वाला आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। नीचे वाला है, ये है बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी हैं, आपको ये 3-3 नंबर में देखने को मिलेंगे। यदि आप इनको करके जाते हो तो 3-3 नंबर में मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने क्वेश्चन बता रहे हैं तो कैसे करें? देखो आपको पढ़ के एक बार समझाना है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई करी है। हम तो आपको खाली क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन और आ सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 70 में 70 आ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर 28 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 70 में 70 कैसे आएंगे? तो क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ के गए हो सकता है उन क्वेश्चनों में से ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए और क्वेश्चन ना पूछे तो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है। एक है बर्नौली की प्रमेय, ये आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगी, भले अथवा में मिले पर मिलेगी जरूर। उसके बाद फिर इस अध्याय के द्रव के तापीय गुण इसी यूनिट के हैं और इसमें से अपन थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस थोड़े से लगा लेते हैं। जैसे आपका ताप से संबंधित, और इसमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आप अगर यदि आपको ये वाले क्वेश्चन कठिन लगे हो तो अथवा में ये करके जाना, बहुत ही आईएमपी और इस बार ये आने के चांस है। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना। इसको तो आपको करना ही, भले आपको बर्नौली की प्रमेय नहीं आती हो पर इनको करना, क्योंकि अथवा में आपको ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दोगुना होता है। और अगला क्वेश्चन करना है, सिद्ध कीजिए कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। दोनों क्वेश्चन आपको करके जाना है। अगर आपने ये दोनों कर लिए तो आपकी यूनिट नंबर 7 ये मान के चलो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अथवा में देखने को मिलेंगे तो अथवा वाले भले आप छोड़ सकते हो, बाकी ये वाले कर सकते हो। एक ये अंतर है, देखो अंतर तो आपको जितने भी दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करके जाना है। और यदि अंतर आ जाते हैं उनमें ना ज्यादा मेहनत लगती है याद करने की, ना ज्यादा परेशान होना पड़ता है। ताप की परिवर्तित तथा स्थायी दशा में अंतर लिखिए। आपको ये अंतर याद करके जाना है, 19 में पूछा गया है अंतर। उसके बाद फिर
स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन के शीतलक नियम का सूत्र स्थापित कीजिए। आपको ये 3 नंबर में देखने को मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप 3 नंबर मिलेगा तो आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। और उसके बाद फिर ये आपको अंतर करना है, ये आपका 4 नंबर में देखने को मिलेगा। ऊष्मा स्थानांतरण की चालन संवहन और विकिरण विधि, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। यदि आपने इसको नहीं करके गए तो आप 4 नंबर मिस कर जाओगे या फिर इसके बदले दूसरा लिखना पड़ेगा। आप यदि चाहते हो कि हमको कम याद करना है और अच्छे नंबर लाना है तो आप ये वाली ऐसी क्वेश्चन आप करके जाओ, 100% आपको इसका फायदा होगा और वो 10 तारीख को आपको दिख जाएगा। बाकी दूसरे यूट्यूब के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, उसमें बोल रहे हैं रियल पेपर है 100% है। देखो 100% होता तो वो क्यों यूट्यूब पे डालते। और हम भी जानते हैं कि पेपर हर किसी के स्कूल के जो पास में थाना होता है उसमें जमा होते हैं, हम खुद निकालने जाते हैं। आधा घंटा पहले पेपर मिलता है, उसके बाद 3 बच्चों के सामने उसको खोला जाता है और उसके बाद ही पेपर जाता है। हमको भी पता नहीं है कि पेपर में क्या आने वाला है, पर ये है कि जो पढ़ाया है वही आएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए जो पढ़ाया है वही आएगा। तो हम तो अपने बच्चों को ये पढ़ाया और आप 10 तारीख को देख सकते हो कि इन्हीं में से बैठेगा। ठीक है, नहीं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, 2 समतापी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते कभी, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ये आपको देखने को मिल सकता है उस दिन। उसके बाद फिर क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी के शून्य कोटि का नियम याद करके जाना है, प्रथम नियम याद करके जाना है और इसमें एक मेयर समीकरण है, यूनिट नंबर 8 के बता रहे हैं। ये तो 2-2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे आपके। कार्बन इंजन क्या है या कैसे व्यवहार करता है इसके बारे में बताइए, उसका चित्र भी बना के आना है आपको। तो ये आपको ये 2-2 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे। शून्यवा नियम हो गया, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम हो गया, द्वितीय नियम हो गया, तो ये आपको 2-2 नंबर में मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको पढ़ के जाना है समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर। आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर में मिलेगा देखने के लिए। अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय जो आपके प्रक्रम है वो आपको मिल जाएंगे 3-3 नंबर में देखने के लिए। तो आपको अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद बाह्य दाब के विरुद्ध गैस के प्रसार में किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 4 नंबर में देखने के लिए, अथवा में रहेगा। उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करते हुए मेयर समीकरण, बहुत आईएमपी क्वेश्चन और इस यूनिट का ये आईएमपी क्वेश्चन है। आपको अथवा में मिले पर मिलेगा जरूर। ये क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, 22 में आ चुका है, इस बार 25 में इसके चांस है, 100% आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल इजी है। आप इसको एक बार करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, पर ध्यान रखना है ऊष्मा गतिकी का यदि आपको प्रथम नियम नहीं आता है तब तक इसको नहीं कर पाओगे। अब तो उसको पहले थोड़ा सा सीख लेना है और उसके बाद इसको कर लेना है। ये आपको Cp माइनस Cv बराबर आर, ये आपको सिद्ध करना है। और गैस का जो समीकरण होता है आदर्श गैस का, वो भी थोड़ा याद करना पड़ेगा और वो बिल्कुल इजी है। यूनिट नंबर 9 में देखते हैं वायल का नियम, बहुत ही आईएमपी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये आदर्श गैस किसे कहते हैं, ये वाले क्वेश्चन आपको। एवोगैड्रो नियम, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ये आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है और ये क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर में मिलेंगे वहां पे। ठीक है, उसके बाद है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन इस नवी यूनिट का, ये आपको 4 नंबर या 3 नंबर में देखने को मिलेगा 10 तारीख को। गैस के अणुगति सिद्धांत के मुख्य अवगृहीतों को लिखिए, ये आपको 100% गारंटी है 10 तारीख को मिलेगा, क्योंकि इस यूनिट में ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। उसके बाद फिर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाया गया दाब प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा के 2/3 होता है। 2/3 होता है, ये आपको सिद्ध करना है या फिर ये वाला सिद्ध करना है, दोनों में से कोई सा भी आपको दे दिया जाएगा और आपको यहाँ तक आंसर लाना है। बहुत इजी है, आप इसको 1-2 बार करोगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन ये वाला देख लो, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपने साल भर पढ़ाई करी है तो इसके बारे में थोड़ा तो आपको नॉलेज होगा। यदि आपने अभी पढ़ रहे हो और वीडियो को देख के पढ़ रहे हो तो आप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम आपको बोल रहे हैं 100% बता रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। बाकी क्वेश्चन यदि होते हैं तो आप कर लेना। एक ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, ऊर्जा के समविभाजन का नियम लिखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर आप
बाकी क्वेश्चनों को स्किप कर सकते हो, ये आपके बाकी के जो भी आएंगे वो अथवा में आपको देखने को मिलेंगे। और यूनिट नंबर लास्ट, और ये यूनिट नंबर आपकी 10 है और इसमें दोलन से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपको जो करना है वो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। नंबर पहला, आपको जो क्वेश्चन स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान के आवर्तकाल का सूत्र आपको आता है, आपने अच्छे से किया होगा इसको। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध, ये भी आपने पहले पढ़ा है, तो ये भी आपका, ये क्वेश्चन आपके दो दो नंबर में। सबसे आईएमपी क्वेश्चन, सेकंड लोलक किसे कहते हैं? जिस लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है सेकंड लोलक कहलाता है। बिल्कुल इजी, और ये आपके एक वाक्य में भी आ सकता है, सेकंड लोलक किसे कहते हैं, या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको ये अच्छे से याद करके जाना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन है आपका, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? कोई 4 उदाहरण देके समझे। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। जब आप पेपर खोलोगे तो आपको ये यूनिट नंबर 10 से आपको 10 तारीख को ये देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन है इसमें, सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है, तो आप उसको भी ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, आपको क्या करना है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इधर भी है, ये आपको 4 नंबर में देखने को मिलेगा। सरल लोलक के नियम, ये आपको अगर 4 पूछेंगे तो वो 4 नंबर में आएगा, 2 पूछेंगे तो 2 नंबर में आएगा, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इनमें अंतर भी आ सकता है, परिभाषा भी आ सकती है, आपको ये कंप्लीट करके जाना है। फिर आपको क्वेश्चन 3 और करके जाना है, वो 2 नंबर के आएंगे, अगर 2 क्वेश्चन आएंगे तो 4 नंबर में आएंगे। सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण करना है, वेग समीकरण करना है और त्वरण समीकरण करना है। ये आपको 3 क्वेश्चन और कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। अगर ये 3 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके जाते हो तो उसमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद तरंग, जो अगला चैप्टर है इसी का, यूनिट नंबर 10th का जो अगला चैप्टर है तरंग है, और तरंगों में आपको ध्वनि तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अपग्रामी तरंग है, प्रगामी तरंग है, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, टाइप इनके पढ़ के जाना है। और आपको ये 4 नंबर में भी मिल सकते हैं और 2 नंबर में मिल सकते हैं। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यह कब लागू नहीं होता, ये आपको अच्छे से करके जाना है। 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर अप्रगामी तरंगों की गुण लिखिए, मतलब आपने अप्रगामी तरंगें और प्रगामी तरंगें यदि पढ़ ली हैं तो चांस है आपके ये क्वेश्चन बैठ जाए। उसके बाद ये अंतर आप करके जाओगे तो आपको 4 नंबर में अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे ही आप 10 तारीख को पेपर खोलोगे, यूनिट नंबर आप जब 10 निकालोगे तो आपको अप्रगामी तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, प्रगामी तरंगें, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, इस प्रकार की तरंगों के बीच में अंतर, परिभाषा, ध्वनि तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनके गुण, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं, स्किप ना करें, ठीक है, इतना। उसके बाद निस्पंदन तथा प्रस्पंदन क्या होते हैं, 2 क्रमागत प्रस्पंदनों और प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी होती है, आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और बाकी यूट्यूबरों से आप बचोगे, हमारे क्वेश्चनों को अच्छे से याद करके जाओगे, दिए हुए हैं। और आप जैसे ही आप 10 तारीख का आपका पेपर होगा और उसमें आप यदि ये पढ़ के जाते हो तो आपको लगेगा कि जो सर ने बताया था वो क्वेश्चन रियल में आए हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो ये मान के चलो कि आपके 60 से 65 के बीच आराम से क्वेश्चन, मतलब आपके नंबर आ जाएंगे। और जो 1 नंबर के हैं, जो क्वेश्चन आपके 28 आते हैं, एक एक नंबर के, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, रिक्त स्थान हो गए, सत्य हो गए, तो आप ये क्वेश्चन याद करके जाओगे, उनमें से ही बैठ जाएंगे, इतनी हमारी गारंटी है। यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बैठेंगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक करिए और अपने दोस्तों को अभी भेज दीजिए, क्योंकि मैं भी 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और हमारे बच्चे कभी फेल नहीं होते हैं। और आप ये पेपर दे के आओगे तो कमेंट करके, यदि आपका नहीं बैठा तो कमेंट करके आप हमको बता सकते हो। ये रियल पेपर तो नहीं बोल सकते कि रियल पेपर में से आया, क्योंकि पेपर कोई देखता नहीं, सब झूठ बोलते हैं। और हमको जो 5 साल का अनुभव है तो उसके आधार पे हम बता रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। और सभी
यदि ये वीडियो आपको लगता है कि हमारे दोस्तों की हेल्प कर सकता है तो आप निश्चित होकर अपने दोस्तों को भेज सकते हो और उनको बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लगातार 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पिछले साल का हमारे स्कूल का रिजल्ट भी 100% रहा था, 12वीं का भी रहा था और 11वीं का भी रहा था। तो हम कोई फेक वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपके भविष्य के लिए ही बना रहे हैं। यदि आपने इनको देख लिए है और लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आईएमपी है, तो आप इनको अच्छे से याद करके जाना है, कोई नकल अकल के बहाने नहीं जाना है। और आपको ना ऐसे नहीं सोच के जाना कि ये क्वेश्चन हम लेके जाएंगे और नकल कर देंगे, तो नकल करने से पास हो जाओगे पर मतलब कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आप अच्छे से पढ़ के जाओ और अपने दोस्तों को बता दो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो हम अगला केमिस्ट्री वाले सर को बोल के वीडियो बनवा देंगे और इसी चैनल पे अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आप बायोलॉजी के हो तो बायोलॉजी का भी वीडियो बनवा देंगे और उसके बाद इसी चैनल पे अपलोड करवा देंगे। इसी प्रकार मैथ्स अगर आपका है तो मैथ्स का भी वीडियो बनवाएंगे और इसी चैनल पे हम अपलोड करवा देंगे, तो आपको सभी का फायदा हो जाएगा। मैंने सोचा है कि बच्चों को बता देते हैं। वैसे इंग्लिश वाले और हिंदी वाले सर को भी बोल के बनवा सकते थे, पर हमने ये देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, रियल पेपर है ये हम यहाँ से खोज के लाए हैं सब बोल के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। और बच्चे क्या है ज्यादातर फेल हो रहे हैं। जब हमारी ड्यूटी लगी थी तो बच्चे बोला सर हम यूट्यूब से पढ़ के आए थे और उसमें से कुछ बैठा नहीं है। तो हमने सोचा ये तो वीडियो गलत बना रहे हो, बच्चे फेल हो रहे हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है जो भी हमको ज्ञान था उसके आधार पर। तो आप अगर इस पे टेस्ट करते हो, अगर आपको लगता है कि 10 तारीख को हम पेपर देंगे जाके और ये क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पे अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के जाना है और आप इनको पढ़ के जाना है और अच्छे से नंबर लाना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके 60 से 65 नंबर आराम से आ जाएंगे। अब इनमें से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चनों से बाहर कोई सा नहीं आ सकता है। बाकी की यदि जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए वो नहीं बैठते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में 100% बैठेंगे और बैठते ही है। तो आप इन पे टेस्ट कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। ठीक है।